नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिनसे हर बार यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यह आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में दोस्तों हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे और साथ में देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं उनको बताएंगे, और लास्ट में हम कारक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। तो ये तीनों टॉपिक जो है इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, इनसे हर बार प्रश्न बनता है। तो पहला टॉपिक हमारा है वर्णमाला, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इनमें कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दोस्तों कभी कभी पूछता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप बताइए। तो आप बताएंगे कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है। या फिर कभी पूछ सकता है कि स्वरों की कुल संख्या वर्णमाला में कितनी होती है, तब आप 11 बताएंगे। अगर आपसे व्यंजनों की संख्या पूछेगा तब आप 41 बताएंगे। तो स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या मिला के कितना होता है, कुल 52 होता है। 11 और 41 जोड़ देंगे, कुल 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट और है इंपॉर्टेंट चीज है अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न इसमें पूछा जा चुका है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो आपका जवाब होगा या, रा, ला, वा। ये चार जो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी पूछता है, ऊष्म व्यंजन पूछेगा तो शाखा शाहा, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये दो चीज जरूर याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछ सकता है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होता है, और कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, अघोष व्यंजन दोस्तों प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं वह अघोष व्यंजन होते हैं। या फिर जो है फ, श, ख, स, ये जो है अघोष व्यंजन होते हैं। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे का वर्ग आप देखेंगे, का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा होता है। चा वर्ग में चा, छ, ज, झ, इया होता है, ठीक है। ऐसे टा वर्ग होता है टा, ठा, डा, ढा, आड़ा होता है। ता वर्ग क्या होता है, ता, था, दा, धा, ना। ये जो जितने वर्ग मैं बता रहा हूं आपको, इनमें से आपको पहला और दूसरा ले लेना है। जैसे का वर्ग में पहला दूसरा क्या होगा, पहला का होगा, दूसरा खा होगा। तो का और खा क्या है, अघोष व्यंजन है, ठीक है। ऐसे चा वर्ग में देखेंगे, पहला दूसरा क्या होगा, चा होगा पहला, फिर दूसरा छा होगा। तो चा छ ये जो है अघोष है। टा वर्ग में देखेंगे, टा और ठा ये जो है अघोष है। ता वर्ग में ता और था अघोष है, पहला दूसरा ही लेना है। पा और फा ये जो है अघोष है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको पहचान सकते हैं। ये तो अघोष हो गया दोस्तों। अगर आपसे सघोष पूछेगा तब क्या होगा, सघोष देख लीजिए। सघोष में दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेना है आपको। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेना है प्रत्येक वर्ग से। जैसे का वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा, का में वर्ग आप पढ़िए, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा। का, खा तो पहला दूसरा हो गया, इसको हटा देंगे, ये अघोष हो गया। इसके बाद जो बचा है ग, घ, अंगा, ये तीनों क्या है, सघोष व्यंजन है, ठीक है। साथ में डा, ढा, जा, या, रा, ला, वाह ऐसे सब वर्ण हो तब भी जो है सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपको लेना है प्रत्येक वर्ग से, वह आपका सघोष व्यंजन होगा। जैसे का वर्ग में तीसरा क्या होगा, का, खा दूसरा पहला दूसरा हो गया, गा जो है तीसरा वर्ण हो गया, गा जो है सघोष व्यंजन हो गया। घा जो है क्या हो गया, घा भी सघोष हो गया क्योंकि चौथा है, और अंगा पांचवा है। तो गा, घा, अंगा ये जो है सघोष व्यंजन हो गए, क्योंकि ये तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण है, ठीक है। इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन से जरूर प्रश्न बनता है। तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए, हो सकता है किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है। अल्प प्राण देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होता है, साथ में जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं या, वा, रा, ला, ये सभी आपके अल्प प्राण भी कहे जाते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग में जैसे का हो गया, का क्या है, ये अल्प प्राण व्यंजन भी है, ठीक है। खा दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा गा होता है, तो गा यह भी आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है। और पंचम यानी अंगा जो है, यह जो है यह भी अल्प प्राण होता है। साथ में या, वा, राला जो अंतःस्थ है वह भी आपके अल्प प्राण होते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन करके जाइएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। महाप्राण अगर आपसे पूछेगा तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। जैसे का वर्ग में देखेंगे, खा जो है यह क्या है, महाप्राण है, क्योंकि यह दूसरा वर्ण है। घा देखेंगे, यह भी महाप्राण है, क्योंकि यह जो है चौथा वर्ण है। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का आप देख के निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आप लोग याद रखिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, काफी काम आएगा आपके एग्जाम में। यह एग्जाम से पहले आप लोग इसे रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंठ व्यंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपसे जो है कभी कभी प्रश्न दे देता है, का जो है क्या है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, क्या है। तो आप जब जानते रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो देखिए कंठ व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों हमारा क ख ग घ अंगा, ये पांचों वर्ण जो है कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, क ख ग घ अंगा ये सभी कंठ व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन की बात करें तो च छ ज झ इया, ये जो आ लिखा है ये इया, इसको पढ़िएगा। स और या, ये सब क्या है दोस्तों, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन दोस्तों जो तालु से शुरू होते हैं, मतलब मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है, जैसे चा बोलेंगे, चा मतलब मुंह के भीतर का जो पिछला भाग, ये जो चा छा जा झा, ये सब तालव्य व्यंजन है। इनको भी याद रखना, तालव्य व्यंजन पूछ लेगा, तालव्य व्यंजन कौन होते हैं विकल्प दे देगा, जब आप इसको याद किए रहेंगे तभी बता पाएंगे। मूर्धन्य व्यंजन भी आपसे पूछ सकता है, पूछता भी है, जैसे मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, टा ठा डा ढा अड़ा सा। ठीक है, ये सब जो है मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है, जैसे टा, टा बोलिए, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग है टा। ठीक है, ठा भी है, डा भी है, ढा भी है, ड़ा भी है, तो ये सब मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इनको आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जरूर रिवाइज करिएगा। दंत व्यंजन की बात करते हैं, ता था दा धा न, ये आपके दंत व्यंजन होते हैं दोस्तों। दंत व्यंजन जो होता है वह ऊपरी दांतों के निकट से या स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे ता बोलिए, ता ये दांतों को स्पर्श कर रहा है ना, था देखेंगे, था यह भी दांत को स्पर्श कर रहा है, दा धा ना, ये सब जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओष्ठ व्यंजन अगर आपसे पूछेगा तो पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं, इनको भी आपको याद करना है। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन में आप देखेंगे जो दोनों होठ होते हैं आपके, होठ ये जो है स्पर्श करते हैं, जैसे पा फा बा भा मा स्पर्श कर रहे हैं ना, आप बोल के देखिए, तो ये सब ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ये सभी दोस्तों आप रिवाइज करके जरूर जाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे छोटा छोटा प्रश्न पूछ लेता है और वहां एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनको आप समझ के, इनका नियम समझ के चलेंगे तो आसानी होगी आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे दंतोष्ठ के बारे में पूछेगा, दंतोष्ठ का मतलब क्या हुआ कि दांत और ओष्ठ। ठीक है, तो दंतोष्ठ में वाह बोलिए आप, वाह बोलेंगे तो ऊपर का दांत और नीचे का होठ आपसे जो है वाह में मिल रहा है, और फा भी ऐसे ही है, तो ये दंतोष्ठ में आ जाएगा। वाह और फा दो जो है दंतोष्ठ होते हैं। अगर आपसे अयोग वाह वर्ड पूछेगा तो आपका जवाब होगा अंग और आह, ये दोनों अयोग वाह वर्ड होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये वर्णमाला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये जो पूरा जो है वर्णमाला, इसको आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम से पहले, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। अब देशज और विदेशज भी आपके सिलेबस में है, यह क्या होता है जल्दी से इसको देख लेते हैं, उसके बाद कारक को देख लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, देशी या देशज शब्द क्या होता है, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द जो होते हैं दोस्तों, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, जैसे कि ढूंढना यह एक क्षेत्रीय शब्द है, खाट यह भी क्षेत्रीय शब्द है, तो ये देशज शब्द होते हैं। और ऐसे आपको विकल्प दे देगा, इसमें से कौन सा देशज है कौन सा विदेशज है आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो खाट अगर दे देगा तो आप ये देशज शब्द हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आगत या विदेशी शब्द, तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। जैसे कैंची क्या है, विदेशी शब्द है, बटन हो गया, तोप हो गया, ये दूसरी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और विदेशी शब्द हैं। तो ऐसे भी जो है शब्द आपको दे देगा, तोप जो है किस भाषा का शब्द है, विदेशी है कि देसी है, तो आप बताएंगे विदेशी है। ठीक है, तो ये दो चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों कारक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना जरूरी है। इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब कारक में कैसे पूछता है, कारक में आपको दे देगा कि ने जो है किस कारक का चिन्ह है, आप बताइए। तो ने जो है कर्ता का चिन्ह है, कर्ता कारक का। कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप देख लीजिए, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और कौन से होते हैं, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यही 8 कारक हिंदी में होते हैं। इनका सबका अलग अलग चिन्ह है पहचानने का, तो इसे आप लोग पहचान लीजिए। देखिए यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है।
कर्म का क्या होता है, को होता है। इसको दोस्तों आप 2 से 3 बार 4 बार आप इसको पढ़ के रिवीजन कर लीजिए, रट लीजिए इसको, क्योंकि एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर जिंदगी भर इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, आपको कैसे याद करना है, याद कर लीजिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, कई बार ऐसे आप बोलिए संप्रदान को के लिए। उसके बाद अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी रे, ये जो है कारक चिन्ह है। अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी, ये जो है संबंध के चिन्ह है। तो ऐसे आप इनको रिवाइज करिएगा। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है। ठीक है, तो आपसे यहां प्रश्न पूछ लेगा कि से अलग होने के अर्थ में यह किस कारक का चिन्ह है, तो आप कहेंगे यह अपादान कारक का चिन्ह है। ठीक है, जैसे छत से ईंट गिरा, तो छत से ईंट गिरा मतलब कि छत से ईंट जो है अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में जो है अपादान कारक होता है, तो यहां अपादान कारक हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो कारक का ये जो चिन्ह है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कारक चिन्ह को। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आसान है, याद कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, अभी इसको याद कर लीजिए। एग्जाम से पहले ये वीडियो आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा, यह आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। आपको हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।